हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि यूनिट फर्स्ट के बारे में। क्लास 12th बोर्ड की यूनिट फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अगर जो ये यूनिट नहीं करी तो मानिए कुछ भी नहीं करा। तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका, जो कि अभी अभी स्टार्ट किया हमने चैनल, न्यू चैनल है बिल्कुल। तो आज शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि यूनिट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, और जो नोट्स नहीं बनाना चाहते वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हाई का मैसेज करेंगे और उनको इस लेक्चर के यानी कि इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये आपकी यूनिट पूरी 8 मार्क्स की आती है बोर्ड की। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस के स्टैटिक्स। ठीक बात है। अब इलेक्ट्रो का जो मीन्स होता है हमारा वो होता है चार्जेस। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम चार्जेस को रेस्ट में रखकर स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि लिखेंगे ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges at रेस्ट, यानी कि जहां पर हम चार्जेस को रेस्ट में रख करके स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट में रख करके स्टडी करेंगे उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट स्टडी लगाएंगे, पॉज करके नोट कर लिया करें। नेक्स्ट स्टडी लगाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस? एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और बॉडी which is responsible for electric force, just like mass is responsible for ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर हम आगे एक्सप्लेनेशन ना दे सकें, उसके बारे में हम उसको चेंज नहीं कर सकते,
हम उसको ये नहीं बता सकते कि आखिर ये जो बॉडी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी कि हम नहीं बता सकते उस बॉडी के बारे में वो किस चीज से मिलकर के बनी है, या हम उस पर फर्दर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। या फिर कह दो जैसे कि हमारे पास एक ए अल्फाबेट, ये बी अल्फाबेट, ये सी अल्फाबेट। अब आप ये नहीं बोल सकते ये जो बी है, ये बी जो है इसका नाम हम ए रख दें, इसको हम ए बोल दें, यानी कि बी को आज से हम ए बोलेंगे, हम ये नहीं कह सकते। यानी कि जो दे दिया गया वो दे दिया गया, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं बोल सकते कि इसका नाम ये नहीं ये होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बार बता दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो ही होंगे, ये नहीं कह सकते आप कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होंगे, कुछ और होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आप नहीं बता सकते ये चीज किस चीज कर मिलकर बनी है। जैसे कि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारी, सभी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि लेंथ, आप लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, भाई लेंथ क्या है, सीधी एक मार्कर है, इसकी जो लेंथ है सीधी बोलोगे लेंथ है, भाई क्या है लेंथ, आप नहीं बता सकते क्या चीज है लेंथ, तो ये भी क्या हो गई, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कि मास किस चीज से मिलकर बना है, आप ये नहीं बता सकते, तो वो भी क्या हो गई, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं हम, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकें, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या आप उस पर फर्दर कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सकें, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यानी कि एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और बॉडी, किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि दो आपने सुना होगा, लाइक चार्जेस आर रिपेल, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो रिपेल कर जाते हैं, उनमें फोर्स लगती है, वो दूसरे को एक दूसरे को भगाते हैं दूर दूर, जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है दोनों के बीच में, रिपल्सन और अट्रैक्शन, दोनों कैसे है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों किसकी वजह से लग रहे हैं, चार्जेस की वजह से लग रहे हैं। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ऐसी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। और मास क्या होता है, मास एक मास बॉडी है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है दो मासेस के बीच में, या कह दो अर्थ के और किसी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो ये भी क्या हो गई है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। क्यों मास को आप नहीं बता सकते किससे चीज से मिलकर बनी है, किस चीज से मिलकर, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या होने वाली है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई। अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, मासेस, तो क्या हो गई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास हो गई। आंसर क्या आएगा, मास। और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो चार्ज आ जाएगा, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो मास आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखते हैं टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, इस बात को किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, काफी टाइम पहले बताया, बहुत समय पहले बताया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। अब बात आती है ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और नेगेटिव की चार्ज क्या होते हैं।
पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और नेगेटिव। जनरली तो आप जानते हो क्या होते हैं, ऐसे पॉजिटिव किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और ये किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई और ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। लेकिन एक्चुअल में मीन्स क्या है दोनों का, मीन्स क्या है दोनों का, ये समझेंगे, ये समझेंगे। देखो इससे पहले अभी इसको होल्ड करो थोड़ा, आगे पहले समझो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit an electron from a body. The minimum amount of energy required to emit an electron from an body. यानी कि किसी एटम को कम से कम कितनी एनर्जी दें कि वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसी को क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन ऑफ दैट बॉडी। उसी बॉडी का वो वर्क फंक्शन होगा। किसी भी बॉडी को कम से कम कितनी एनर्जी दें कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। कितने इलेक्ट्रॉन को? पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेगी वही क्या होगा? उसका वर्क फंक्शन। उसके बाद फिर वो कितने में निकाल ले। वर्क फंक्शन कहां पर काउंट होगा? जब वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगी। दूसरी बात आती है इसके अंदर, कभी भी किसी बॉडी के अंदर से आप एक साथ कई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो 1 बाय 1 निकलते हैं। कैसे? देखो यहां देखो, एक बॉडी है हमारे पास, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। अभी तक ये बॉडी न्यूट्रल है, अब हमने इसको एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी, हीट देनी स्टार्ट कर दी। एनर्जी क्यों? क्योंकि भाई वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। तो हम कितनी एनर्जी देंगे? इसके वर्क फंक्शन के हिसाब से इसको एनर्जी देंगे। हमने माना इसका वर्क फंक्शन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको मिनिमम से मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो हमने इसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन को एमिट? एनर्जी देने पर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो आखिर निकलते क्यों हैं? देखो, जो हमारा वर्क फंक्शन होता है उसी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यही होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि थोड़ा केमिस्ट्री के तरीके से इसको समझते हैं। ये न्यूक्लियस होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। ये मान लिया हमने आउटर मोस्ट सेल में, जिस वाले सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमने मान लिया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस क्या करती है भाई? फोर्स लगाती है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स पर, सभी पर लगाएगी, बाउंड करके रखेगी, इनको जाने नहीं देगी, बाहर को जाने नहीं देगी। पर जब हम इसको एनर्जी देते हैं, तो ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। एक बात आपने सुनी होगी कि जो ऑर्बिट्स के चारों तरफ भी ऑर्बिट्स होते हैं, अपने होते हैं। अब जब हम किसी एक एटम को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी किसको मिलती है? आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं उनको एनर्जी मिलेगी। अब जब इन्होंने एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, ये बात आपने सुनी होगी, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में की तरफ भागते हैं, ऊपर आएंगे, और एनर्जी दोगे और ऊपर आएंगे, और एनर्जी दोगे और ऊपर आएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? जब इसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दोगे तो ये क्या कर जाएगा? एमिट कर जाएगा एटम के अंदर से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ये बाउंड होता है यहाँ पर, इसको एनर्जी मिली, ये ऊपर गया, और एनर्जी दोगे और ऊपर, और एनर्जी दोगे और ऊपर, और एक टाइम ऐसा आएगा ये एमिट कर जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का वर्क फंक्शन। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बॉडी, तो इस पर क्या आ जाने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो इस तरह से बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वर्क फंक्शन समझे, वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन बॉडी नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ अ बॉडी। आई बात समझ। इट मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिनोट किससे करते हैं, ईवी से। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, इसकी एनर्जी है तो क्या होने वाली है, जूल, जूल हो गई। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। जूल 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी बॉडी में से तो इतनी एनर्जी होगी। तो वर्क फंक्शन समझ में आया। अब बात किस पर चल रही थी हमारी कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी पर और नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अब देखो, रफ कर दे इसको, रफ कर दे, ध्यान से समझे, नोट कर लेंगे इसको, ऐसे ही चलना है, बस अभी समझाएंगे इसको थोड़ा सा। वर्क फंक्शन इसके बाद ही आना है, उसको नोट करेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स चाहिए हमें व्हाट्सअप कर देंगे, स्टार्टिंग में नंबर दिया था उस पर हाई का मैसेज करेंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, प्रॉपर नोट्स। समझ में आया है तो राइट लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें पता लग जाए कि भाई आ रहा है, नहीं तो हम अगली बार अपना तरीका थोड़ा और चेंज करेंगे। देखेंगे देखेंगे अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी पर, पॉजिटिव चार्ज। एक बात सुनी होगी आपने, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है अभी बताया, हीट दोगे भाई इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, बात ये आती है नेगेटिव चार्ज, और जो इस पर चार्ज होता है इस बॉडी पर वही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई जब ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, इतना ज्यादा। लेकिन नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर जाती है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन आने लग गए। अब क्या होता है, ऐसे मानो अभी तक ये दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल। अब हमने इन दोनों बॉडियों को रब कराया, आपस में रब कराया, ऐसे ऐसे इनको रब कराना स्टार्ट करते हैं। जब रब कराओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, ये हीट है जो इसमें आ रही है। अब इस हीट को दोनों ही जो बॉडी है वो एब्सॉर्ब करेंगी, दोनों बॉडी एब्सॉर्ब करेंगी, ये भी एब्सॉर्ब करेगी, ये भी एब्सॉर्ब करेगी। तो दोनों को रब करोगे, दोनों रब करेंगे तो हीट होगी, तो पास में दोनों एब्सॉर्ब करेंगे, सीधी सी बात है। जब दोनों एब्सॉर्ब करेंगी, लेकिन हीट एब्सॉर्ब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जानते हो। इलेक्ट्रॉन कब एमिट होंगे, जब इसको इसके वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी मिल जाएगी। मान लिया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बात ध्यान रखना, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा जब दो बॉडी को रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी लूज करेगी, जिसका वर्क फंक्शन लो होगा। ये तो नहीं करेगी, जब बॉडी को ऐसे रब करोगे तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एब्जॉर्ब तो दोनों करेंगे, लेकिन इस वाली बॉडी से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगी, ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये नहीं करेगी जब तक। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन हाई है। वर्क फंक्शन हाई और लो का मतलब पता लग गया, लो ये होता है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है इस वाले का, इसका वर्क फंक्शन हाईएस्ट का लो है। इसका हाई क्यों है, इसका हाई क्यों है, ये आउटर मोस्ट सेल में, इसकी आउटर मोस्ट ले रहे हैं सीधा 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन में से। अब ये न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लगाएंगे भाई, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, सभी न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब ये देखो, जो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स, जो बाउंडेशन फोर्स है इलेक्ट्रॉन की, वो किस में ज्यादा लग रही है, इसमें 3 लगा रहे हैं, इसमें 2 लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात होगी इसमें लग गई। आउटर मोस्ट सेल को देखते हैं, अब इसमें लग गई, इसमें लग गई। अब जब इसमें ज्यादा एनर्जी, इसमें ज्यादा फोर्स लग रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
क्योंकि उसने हायर फोर्स लगाई हुई है, ज्यादा तेजी से खींचा हुआ है पूरा न्यूक्लियस की तरफ को इलेक्ट्रॉन को। इसमें कम फोर्स लग रही है, कम फोर्स लग रही है, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कम एनर्जी देने पर, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन कैसा हो जाएगा, हाई लो हो जाएगा, और इसका वर्क फंक्शन हाई हो जाएगा, ऐसे होता है। अब जो लोअर वर्क फंक्शन बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, बात समझ में आता है, लेकिन ये गेन क्यों करेगी, गेन क्यों करेगी? अब एक बात बताइए अभी आपको, ये इलेक्ट्रॉन को बाउंड किए हुए हैं, इसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, इससे। इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास दिखेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को फॉलो कर जाता है। किसको फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और क्या कर लेगा, जैसे ही इसके पास, जब दोनों पास हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके पास ही तो होंगे। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन पास में है, पास में है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पास में, और ये क्या करेगा, एकदम से उसको खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में आए तो इसमें तो अपना फोर्स लगाया हुआ है भाई न्यूक्लियस की तरफ, अच्छा खासा फोर्स लगाया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और ये क्या करेगा, एकदम खींच लेगा। दूसरा है, दूसरे को भी खींच लेगा, फोर्स लगी हुई है, और इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब जो इस बॉडी पर चार्ज आया उसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी पर जो चार्ज आया उसी को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर जो समझ में आया है तो यस लिखेंगे, यस लिखेंगे, अगर जो समझ में आया है तो यस लिखेंगे, नहीं आया है तो नो लिखेंगे, तो नो लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। Like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. Like charges repel to each other while unlike charges are attract to each other. देखेंगे आगे, देखेंगे। अब देख लेते हैं भाई, सबसे पहले जो चार्ज मिला हमें तो वो कहां से मिला, किस तरीके से मिला, कहां से आया चार्ज, चार्ज की स्टडी कब हुई थी। सबसे पहले दुनिया में आप जब चार्ज के बारे में पता लगा तो कब पता लगा, किसने बताया चार्जेस के बारे में सबसे पहले, इसको देखते हैं। थोड़ा देखना ध्यान से। Historical view of electric charge. Historical view of electric charge. In 600 BC, 600 BC में a Greek philosopher Thales found a resinous material in the source of Baltic Sea known as amber, known as amber, amber बोल देते हैं, amber बोल देते हैं। and the Greek name of amber क्या है, is इलेक्ट्रिका। इन 600 BC यानी कि 600 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर आए थेल्स, पूरा नाम है इनका मेलस थेल्स। 600 BC के अंदर, बहुत पुरानी बात है। 600 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर आए थेल्स, उन्होंने बताया एक ऐसे मटेरियल के बारे में जिसको आज हम एम्बार के नाम से जानते हैं।
और ग्रीक नेम क्या हुआ है उसका, एम्बार का इलेक्ट्रिका। देखो 600 बीसी के अंदर एक साइंटिस्ट आए, भाई कौन से, फिलोसफर थेल्स। फिलोसफर क्या होते हैं, फिलोसफर जो फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हीं को बोलते हैं फिलोसफर, उन्हीं को बोला जाता है फिलोसफर। इन्होंने को क्या मिला, फाउंड ए रसनिशियस मटेरियल। रसनिशियस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, रसनिशियस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो पीले कलर के होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और गहने बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं रसनिशियस मटेरियल। जैसे गोल्ड पीले कलर का होता है, गहने बनाने में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं रसनिशियस मटेरियल। कहां पर मिला, इन द सोर्स ऑफ ब्लैटिक सी, ब्लैटिक सी के अंदर मिला, यानी कि ब्लैटिक सी एक सी का नाम है, बेलेटिक सी नाम है उसका, ब्लैटिक सी, उसके अंदर एक मटेरियल मिला जिसको हम एम्बार के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है एम्बार, कि जो हमारी मछली होती है, मछली बेल वगैरह हो जाती है, बड़ी बड़ी मछलियां होती है, तो उनके मुंह में, जैसे हमारे मुंह में जो लार आती है, खाना वाना खाते हैं तो इस टाइप से इनके मुंह में जो लार आती है तो वो जम जाती है, उसको अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं। जब उसको अपने मुंह से बाहर निकालती है तो वो काफी टाइम तक ऐसे ही रहती है, पड़ी रहती है, और बहुत टाइम बाद जब वो पानी में हो जाती है, बहुत समय हो जाता है, लाखों करोड़ों साल बाद, तो उसमें क्या होता है, वो एक पत्थर टाइप, स्टोन टाइप बन जाती है काफी टाइम बाद, मतलब कि पत्थर टाइप बन जाती है। किस कलर का, पीले कलर का, येलो, येलो कलर का एक स्टोन बन जाती है, स्टोन, जिसका आज यूज हम गहने बनाने में करते हैं, गहने बनाने में उसका यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती चीज माना जाता है इसको, बहुत कीमती चीज माना जाता है, उसी को बोलते हैं एम्बार, उसी को बोलते हैं एम्बार। तो चार्जेस का क्या कनेक्शन है इससे, चार्जेस का क्या कनेक्शन है, जब हमने एम्बार को किसी फर के साथ, फर के साथ रब कराया एम्बार को, तो हमें उस पर चार्ज मिल गया, क्यों, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रिकल होता है, हाईली इलेक्ट्रिकल। जब हमने इसको फर के साथ रब कराया, फर क्या होता है, एनिमल की स्किन जो होती है हमारी, उसको फर बोलते हैं, जब उसके साथ में रब कराया ऐसे, तो उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो उसी से क्या पता लगा इनको, थेल्स को, कि जब हम किसी दो बॉडी को, मेटेरियल बॉडी को रब कराते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो इन्होंने क्या करा, और मटेरियल लिए और उनको रब कराना स्टार्ट किया। जब उनको रब कराया तो इन्होंने जाना कि सभी बॉडी के साथ ऐसा होता है, जब किसी दो बॉडी को रब कराते हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है, एक पर पॉजिटिव आता है, दूसरी पर इक्वली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी पर इक्वली नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन्होंने फिर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया ब्यूरो के अंदर जाकर, जो इंटरनेशनल ब्यूरो होती है हमारी, जहां पर सभी साइंटिस्ट वगैरह के प्रैक्टिकल्स देखे जाते हैं कि किस किस देश ने क्या क्या प्रैक्टिकल्स किए, तो वहां पर इसको दिखाया रहा। और उसी के बाद से आज हम पढ़ सकते हैं कि हमने देखो चार्जेस से क्या क्या चीजें बनाई है, करंट बनाई है, बहुत सी चीजें हैं चार्ज प्रोड्यूस करके जो हमने चार्जेस को यूज किया है। तो यहां से आप लिख लेंगे इसको, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखें, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द electrification of a body through friction. The electrification of a body through friction is known as frictional electricity, and the charge produced on a body
will become static, will become static। यानी कि कहने का मतलब है द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसी को क्या बोलते हैं? द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? ये हमारे पास दो बॉडी है, दोनों को रब किया, दोनों को रब कराया गया ऐसे। जब रब किया तो हीट प्रोड्यूस होगी भाई, हीट आ गई, लो हीट आ गई। इन दोनों एटम क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, दोनों एटम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा एमिट करेगा? जिसका वर्क फंक्शन लो हो, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, किससे? न्यूक्लियस से। तो हमने मान लिया इसका वर्क फंक्शन लो है, इसका है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो ये किस पर जाएंगे? हायर वर्क फंक्शन बॉडी पर। लो ये हो गया। तो इस पर क्या आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर माइनस के 2 नेगेटिव चार्ज। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि किसी दो बॉडी को जब हम न्यूट्रल बॉडी को रब कराते हैं और दोनों पर क्या आ जाते हैं? इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से दोनों को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया, नहीं कर दिया? एक पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी तो होती है चार्ज, जब चार्ज को फ्लो कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। तो द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन, किसका? चार्ज का, दो बॉडीज का, उस पर क्या आ गया? चार्ज होगा, इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला गया? एंड द चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी विल बिकम स्टैटिक। जो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है? स्टैटिक होता है, मूवेबल नहीं होता। जहां प्रोड्यूस होगा वहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई चार्ज मान लिया ऐसे, देखो ये जो चार्ज है +2 कूलम इस एंड पर आ गया, हमने मान लिया। वैसे चार्ज, वैसे आगे पढ़ोगे तो चार्ज ये पता लगेगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर पूरी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हमने मान लिया कि चार्ज इस एंड पर, तो ये मूवेबल नहीं होगा, भाई यहां नहीं जा सकता है घूम कर, यानी कि जहां पर पड़ा है वहीं पर पड़ा रहेगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बाद में समझ आएगा ये पॉइंट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जब कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ोगे आप। लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है सेम डिस्टेंस पर 3 चार्जेस ले लिए, जैसे कि हमने, चलो 3 चार्जेस पर भी 3 कूलम चार्ज ले लिया माइनस के। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है यहां से इक्वल डिस्टेंस और यहां से भी और यहां से, तीनों चार्जेस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी। ये एक डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस। अब कितने भी चार्ज पड़ा हो वो डिस्टेंस कैसी रहनी है? इक्वल रहेगी, इक्वल रहेगी। अब तो एक बात देखो यहां पर, अब चार्ज यहां पर है तो ये चार्ज जो है हमारे, ये मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चार्ज उठ करके यहां आ जाए, इक्वल डिस्टेंस रहे लेकिन यहां आ जाए उठ करके, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि चार्ज जो प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी पर वो कैसा होगा? स्टैटिक होगा, वो मूवेबल नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या बोला गया इसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल लिखेंगे इसके अंदर, एग्जांपल डालेंगे इसके अंदर, एग्जांपल डालेंगे। कॉम्ब रब विद ड्राई। जब हम, ये कॉम्ब है, कंघा है, ये आपका सिर है, ठीक बात, ये आपका सिर है। जब दोनों को रब किया ऐसे कंघा करते हैं, ऐसे करा जाता है कंघा, तो रब हो रहा है। जब रब करा तो कॉम्ब जो करता है उसका वर्क फंक्शन लो होता है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। तो कॉम्ब का वर्क फंक्शन लो होता है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मान लिया तो इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्या करेगा? इसको गेन कर लेगा अगले बार में। ये कॉम्ब, ये हेयर, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, क्वेश्चन आ जाता है जब दो मटेरियल बॉडी को रब करते हैं कि भाई कॉम्ब दे देगा आपको, हेयर दे देगा। वो बोलेगा जब दो बॉडी को, इन दोनों को रब कराएंगे तो कॉम्ब पर और हेयर पर बताइए कैसा चार्ज आएगा। कॉम्ब पर और हेयर पर बताइए कैसा चार्ज आएगा। तो कैसा आएगा? कॉम्ब पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा।
टू नेगेटिव चार्ज। तो आती है बात समझ में? मिटा दे, मिटा दे। यही होता है फ्रिक्शनल। आगे पढ़ेंगे हम कल पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे कल। इससे पहले एक नोट लिखेंगे, नोट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सभी जानते हैं 1.6 माइनस के इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुना। इसके बाद चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जरूरत पड़ती है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान देना इस पर, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1836। 7 भी ले लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट में लेते हैं, 7 भी ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट में लिया जाता है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का इतना मल्टीपल होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा भाई, वेरी वेरी हाई, ग्रेटर देन होगा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी होगा। तो देखो यही वजह है, जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में रहता है क्योंकि उसका मास हाईयर रहता है। यही वजह है हम किसी भी बॉडी में से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस में लाइज करता है, सेंटर पर रहता है, उसका मास हैवी होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर रहते हैं तो एनर्जी को सिर्फ यही अब्सॉर्ब कर पाते हैं, एनर्जी को, और पहले फिर यही एमिट होते हैं। प्रोटॉन तक एनर्जी पहुंचती ही नहीं है, इसलिए एमिट भी नहीं करती। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी बॉडी के सभी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दिया जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बॉडी को हम सभी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दिया जाए, क्योंकि इतनी एनर्जी देना किसी भी एटम को पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी बॉडी को या एटम को इतनी एनर्जी दे दो कि भाई वो अपने सभी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दे। प्रोटॉन तक तो भाई जब भी बात आएगी ना, पहले इलेक्ट्रॉन जो आउटर पार्टिकल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो सेंटर पर है, पहले इनको बाहर निकालोगे तो प्रोटॉन बाहर निकालोगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी बॉडी के पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। यही वजह है इसलिए कि हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम किसी भी बॉडी के प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्यों? या तो ये बोलोगे उसका मास कितना होता है भाई, ग्रेटर होता है, उससे काफी ज्यादा हैवी होता है, या फिर ये बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं और रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, और एनर्जी को यही अब्सॉर्ब कर पाते हैं, इसी वजह से यही एमिट होते हैं, प्रोटॉन एमिट नहीं होते। आई बात समझ? कल करेंगे हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट आता है इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ चुके, इसको पहले ही कराया जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेट करता है पहले टॉपिक से, पहले टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए इसको पहले ही कराया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे फिर हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। थर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 100% क्वेश्चन आता है यहां से, हर बार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग तीनों ही। एक में से तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है तीनों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी तीनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और पीडीएफ नोट चाहिए तो फिर आप हमारे जो नंबर दिया हमने आपको उस पर आप हाई का मैसेज लिखें और अपनी क्लास लिखें, अपना नाम लिखें, आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।